हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलस का जो पार्ट है उसमें से। चैप्टर का नाम है अनंत स्पर्शिया आइसमटोड्स। अनंत स्पर्शी। अब अनंत स्पर्शी होती क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अनंत स्पर्शिया क्या पढ़ेंगे? अनंत स्पर्शिया। अनंत स्पर्शिया है क्या चीज़, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अनंत स्पर्शिया स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस न कर सके। एक एक चीज़ को हम बारीकी से देखेंगे, विस्तृत जानकारी करेंगे। कोई भी डाउट्स हम पीछे नहीं छोड़ने वाले, सारे डाउट्स क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने जो पार्शियल डिफरेंशिएशन उसके बारे में पढ़ा था, उसमें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता ही रखे हैं 8696546262। इस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कुछ जानकारी लेनी है तो। अब शुरुआत करते हैं अनंत स्पर्शिया की ओर। तो अनंत स्पर्शिया क्या होती हैं उसके बारे में। तो अनंत स्पर्शिया आइसमटोड्स क्या है अनंत स्पर्शिया, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अनंत स्पर्शिया आप देखते हैं क्या है। जैसे हमने पिछली कक्षाओं में देखा है कि किसी भी वक्र पर सरल रेखा की क्या इक्वेशन होती है, स्पर्श रेखा की क्या इक्वेशन होती है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्पर्श रेखा अभिलंब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसी स्पर्श रेखा का एक भाग ये है। तो अनंत स्पर्शिया होती क्या है कि कोई भी एक वक्र है, कोई भी एक वक्र जैसे fx, y बराबर 0 मान लिया, यानी कि x और y का एक वक्र है जिसमें x और y में आपको क्या दे रखा होगा, रिलेशन दे रखा होगा। ठीक है। अब इस वक्र पर कोई बिंदु P होगा, ये बिंदु P यहां मान लिया, एक बार यहां मानता हूं, एक बार यहां मानता हूं। तो ये P कहां है, इस वक्र पर है। ठीक है। और एक मैं सरल रेखा खींचता हूं, ये मैंने एक सरल रेखा खींच दी, एक सरल रेखा खींच दी मैंने, स्ट्रेट लाइन। स्पर्श रेखा जो होती है अनंत स्पर्शी भी एक सरल रेखा ही होती है। क्या होती है अनंत स्पर्शी? एक सरल रेखा होती है। इसको बारीकी से आपको समझना है कि अनंत स्पर्शी होती क्या है, एक्चुअल में है क्या चीज ये अनंत स्पर्शी। स्पर्श रेखा का ही आगे का पार्ट है ये। स्पर्श रेखा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक बिंदु P है जो इस वक्र पर है, वक्र कौन है, fx, y या y बराबर fx भी कह सकते हैं, उस पर स्थित बिंदु P है। तो P की 3 जगह मैंने P लिया है, आगे भी कहीं भी ले सकता हूं। P की यहां से हम क्या करते हैं, इस सरल रेखा की लंब दूरी देखते हैं। तो P की यहां से लंब दूरी, तो यहां परपेंडिकुलर डालेंगे, तो लंब दूरी यहां से यहां तक, फिर यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर यहां से यहां परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर आगे पॉइंट होगा, मान लो यहां से ये स्पर्श रेखा, सरल रेखा आगे ऐसे बढ़ती जाएगी, मान लो आगे ऊपर की ओर जा रही है, ये वक्र था। ठीक है। P यहां आ गया, फिर P यहां आ गया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं। एक ऐसी स्थिति आएगी कि उस वक्र पर P जब अनंत की ओर जाए, P कहां जाए, अनंत की ओर। P कहां जा रहा है, बिंदु P अनंत की ओर अग्रसर हो, तो उस समय एक स्थिति अनंत पर ऐसी बनेगी, ये जो सरल रेखा है उसकी उस बिंदु P से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंब दूरी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है। क्या कह रहा हूं मैं कि पॉइंट P, बिंदु P जो है, बिंदु P वक्र के अनुदिश, वक्र के अनुदिश, वक्र के अनुदिश अनंत की ओर परवर्त हो, तो उस सरल रेखा की बिंदु P
P से लंबवत दूरी, P से लंबवत दूरी शून्य की ओर हो, शून्य की ओर परिवर्त होती है, तो वह सरल रेखा उस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है, आइसमटोट्स कहलाती है, अनंत स्पर्शी कहलाती है या अनंत स्पर्शिया कहलाती है। फिर एक बार वापस इसका रिवीजन रिपीट कर रहा हूं, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन हो गई कि कोई भी एक वक्र है f(x, y) बराबर 0, उस पर बिंदु क्या है, P है, बिंदु क्या है, P है। ये कोई वक्र है, ठीक है, उस पे बिंदु P, ये P यहाँ हो सकता है, 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 एक्सेट्रा अनंत की ओर यहाँ हो सकता है P, ठीक है। और एक मैंने एक सरल रेखा खींच दी इस हिसाब से, ये सरल रेखा खींच दी, तो इस सरल रेखा की इन बिंदु P से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस देखेंगे। और कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा, ये क्या है, सरल रेखा। तो इस P से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो पहले ज़्यादा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ न कुछ आ रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ न कुछ आ रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ न कुछ आ रही है, कुछ न कुछ आ रही है यहाँ पे परपेंडिकुलर। जैसे जैसे मैं अनंत की ओर जा रहा हूँ, P किधर जा रहा है, अनंत की ओर जा रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये दूरी जो है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। क्या हो रही है, कम होती जा रही है, पहले ज़्यादा थी फिर कम होती है। एक स्थिति ऐसे आएगी, एक स्थिति ऐसे आएगी कि अनंत पर उस बिंदु की इस सरल रेखा से दूरी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। शून्य हो जाएगी इसका मतलब ये इसको क्या कर देगा, टच कर देगा, स्पर्श कर देगा। इसी वजह से इसका नाम क्या है, अनंत स्पर्शी। इसी वजह से क्या है, अनंत स्पर्शी। ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी कि कोई एक वक्र है, उस पर कोई बिंदु P स्थित है, वक्र पर बिंदु क्या है, P स्थित है। तो इसको और तरीके से भी देख सकते हैं, वक्र पर स्थित बिंदु, वक्र पर स्थित बिंदु P, जो बिंदु P वक्र के अनुदिश अनंत की ओर परिवर्त हो, अनंत की ओर परिवर्त हो। और जब ये अनंत की ओर परिवर्त होता है तो एक सरल रेखा की P से लंबवत दूरी किस तरफ अग्रसर हो, शून्य की ओर परिवर्त हो, शून्य की ओर अग्रसर हो, तो वह सरल रेखा क्या होती है, अनंत स्पर्शी कहलाती है। ये तो है इसकी डेफिनेशन किताबों के हिसाब से। एक और इसकी डेफिनेशन देखते हैं, सरल समीकरण है, बिल्कुल इजी सी है। वो क्या है इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन ये है कि एक वक्र की वह स्पर्श रेखा, एक वक्र की वह स्पर्श रेखा जो किसी बिंदु पर अनंत पर स्पर्श करे। क्या है परिभाषा, डेफिनेशन इसकी क्या है, ये भी अच्छी डेफिनेशन है, ये याद कर सकते हो कि वक्र पर वह स्पर्श रेखा, वक्र पर वह स्पर्श रेखा जो वक्र के किसी बिंदु P पर अनंत पर स्पर्श करती है, अनंत पर स्पर्श करती है। या यूं भी कह सकते हैं वह सरल रेखा, यूं भी लिख सकते हैं वह सरल रेखा जो वक्र के किसी बिंदु P पर अनंत पर स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती हैं, वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती हैं, वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। क्लियर। तो ये स्पर्श रेखा ही होगी, लेकिन ये वक्र को कहां पर स्पर्श करेगी, जब P अनंत की ओर अग्रसर हो, यानी अनंत पर स्पर्श करती है। ये होती है अनंत स्पर्शी आइसमटोट्स। आइसमटोट्स अनंत स्पर्शी के बारे में हमने देख लिया। अब कुछ अनंत स्पर्शियों के प्रकार होते हैं, तो टाइप्स देखते हैं। तिर्यक अनंत स्पर्शी,
त्रियक अनंत स्पर्शी। अब ये त्रियक अनंत स्पर्शी क्या होती हैं उसके बारे में देखते हैं। त्रियक अनंत स्पर्शी ओब्लिक, क्या बोलते हैं इसको, ओब्लिक आइसमटोट्स, आइसमटोट्स। ओब्लिक आइसमटोट्स क्या होती हैं कि वह अनंत स्पर्शी जो निर्देशीय अक्षों के समांतर नहीं है। तो त्रियक अनंत स्पर्शी क्या होती हैं, इसकी भी डेफिनेशन इनकी याद रखना क्या है कि वह अनंत स्पर्शी, कई बार डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है 1-2 नंबर में, 2 नंबर में, वह अनंत स्पर्शी जो अक्षों के समांतर नहीं है। अब समांतर, अक्षों के समांतर नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो गई, अक्षों को, निर्देशीय अक्षों को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी। तो इसे ही क्या कहते हैं, ओब्लिक आइसमटोट्स कहते हैं, त्रियक अनंत स्पर्शी। एक आगे आएगा समांतर अनंत स्पर्शी। समांतर अनंत स्पर्शी ऐसी अनंत स्पर्शी जो निर्देशीय अक्षों के क्या हो, समांतर हो, चाहे वो x एक्स के हो या y एक्स के समांतर हो। तो ये अनंत स्पर्शी की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब इन डेफिनेशनों को आप थोड़ा ध्यान रखना, जैसा नाम है वैसे इनकी डेफिनेशन है, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे अपना टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। अब अपनी चीज़, काम की चीज़ स्टार्ट हो रही है कि अनंत स्पर्शी को कैसे निकाला जाता है, उसका कैसे अस्तित्व होता है, उसका क्या प्रतिबंध है। तो कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द आइसमटोट्स, अनंत स्पर्शी के अस्तित्व के लिए प्रतिबंध। तो एक वक्र मानते हैं, क्या प्रतिबंध होता है वो आपको ध्यान में रखना है कि माना, वो प्रतिबंध भी हम देखेंगे कि माना y बराबर fx वक्र है, माना वक्र y बराबर fx पर कोई बिंदु क्या है P x, y है, तो अतः P पर स्पर्श रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है, स्पर्श रेखा की समीकरण पीछे 11th-12th में हम पढ़ चुके हैं कि कोई वक्र y बराबर fx है, तो उस पर कोई बिंदु P है, तो उस पर स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है, y माइनस y1, y कैपिटल ले लिया तो y1 क्या है, यहाँ y ले लिया, y कैपिटल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ स्मॉल y हम यूज लेंगे, y माइनस y1 बराबर dy बटा dx, x माइनस x1, यानी x1 की जगह कौन है, ये क्या होती है, स्पर्श रेखा की समीकरण होती है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या y बराबर, देखिए इसको अंदर गुणा कर रहा हूँ तो x पहले लिख देता हूँ, या dy बटा dx भी पढ़ा रहने तो बोले dy बटा dx x, और फिर y को उधर ले जाऊंगा प्लस, ये x है, गुणा का चिन्ह नहीं, ध्यान रखना, y उधर गया तो प्लस y, और ये भी रहेगा तो माइनस x dy बटा dx, dy बटा dx। ठीक है, ये समीकरण नंबर दे देता हूं मैं 1। तो यहां देखिए एक समीकरण आई है रेखा की, सरल रेखा की, जो स्पर्श रेखा है y बराबर mx प्लस c का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, mx प्लस c का, ये इसकी ढाल है और ये इसका क्या है, कांस्टेंट है, c है। अब जो समीकरण 1 है, यदि समीकरण 1 क्या हो, अनंत स्पर्शी हो, समीकरण 1 अनंत स्पर्शी हो, और ये जो अनंत स्पर्शी है y-x के समांतर नहीं हो, y-x के समांतर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका रीजन दूंगा। ये अनंत स्पर्शी y-x के समांतर नहीं है, x के हो सकती है या तिर्यक हो सकती है। यदि समीकरण 1 अनंत स्पर्शी हो तो बिंदु P किस ओर अग्रसर होगा, बिंदु P जो है यही बिंदु किस ओर, क्योंकि इस स्पर्श रेखा को हम क्या कर रहे हैं कि अनंत स्पर्शी है, तो P किस ओर अग्रसर होगा, अनंत की ओर अग्रसर होगा। तो बिंदु P अनंत की ओर परवर्त होगा, अग्रसर होगा, एक ही बात है। तो उस स्थिति में ये जो इसकी ढाल है,
ये क्या आनी चाहिए, कोई ना कोई परिमित राशि आनी चाहिए, तभी तो y बराबर mx प्लस सी, m और c क्या होनी चाहिए, परिमित राशियां। तो उस स्थिति में, तो इस स्थिति में मैं dy बटा dx इसकी ढाल होगी तथा y माइनस एक्स dy बटा dx क्या होना चाहिए, परिमित मान होंगे। परिमित मान होंगे तभी तो हम कहेंगे कि y बराबर mx प्लस सी एक स्पर्शी हो। तो ये क्या होने चाहिए, परिमित मान होने चाहिए। तो परिमित मान होने चाहिए, और परिमित मान को क्या क्या मान सकते हैं हम, तो अतः उसको हम क्या लिख सकते हैं, अतः क्योंकि अपना कह रहे हैं कि ये बिंदु किस ओर अग्रसर है, अनंत की ओर अग्रसर है, यानी x टेंस टू अनंत, y टेंस टू अनंत। लेकिन हम यहां क्या करेंगे, लिमिट यूज करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू क्या है, अनंत है, लिमिट x टेंस टू अनंत है, तो dy बट्टा dx का मान क्या आना चाहिए, परिमित आना चाहिए। और परिमित उसको क्या मान लेते हैं, m। डाल y बराबर mx प्लस सी मानते हैं, तो उसको परिमित क्या मान लिया, m। तथा दूसरी जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी कि लिमिट x टेंस टू अनंत है, तो उस स्थिति में ये भी परिमित होना चाहिए, y माइनस एक्स dy बट्टा dx ये भी परिमित, और उसको c मान लिया। ये समीकरण नंबर होगी 2, ये मान लो 3, ये परिमित राशियां मान ली। अब इसी स्पर्श रेखा को हम किस रूप में लिख सकते हैं, अतः स्पर्शी को क्या लिख सकते हैं, अतः स्पर्शी, अनंत स्पर्शी y बराबर mx प्लस सी होगी, या लेने पर अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी, y बराबर, इसको m मान लिया, इसको x मान लिया, mx प्लस ये क्या होगी c, y बराबर mx प्लस c का रूप हो गया, mx प्लस c, m जो है इस रूप में हो गया, c इस रूप में हो गया। अब वापस इन्हीं को रिपीट करते हैं, क्या आता है आगे देखते जाते हैं, इनका अस्तित्व किस हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रतिबंध क्या होगा वो देखते हैं कि y बराबर mx प्लस सी ये अनंत स्पर्शी है, क्योंकि x टेंस टू अनंत है, यानी p अनंत की ओर अग्रसर है, तो dy बटा dx m के बराबर है। और लिमिट x टेंस टू अनंत y माइनस एक्स dy बटा dx बराबर c जो है लिमिट के हिसाब से c की ओर परिमित एक राशि है। तो अब पुनः क्या लेते हैं, इसी चीज को मैं लेता हूं, इसी को कि लिमिट x टेंस टू जब अनंत हो तो y माइनस एक्स dy बट्टा dx बराबर क्या है, 0 c है। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूं, इसमें x का डिवाइड करता हूं, इस इक्वेशन में x का डिवाइड करता हूं, ये क्या मान आएगा, परिमित। दोनों तरफ x का डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू अनंत y बट्टा x माइनस एक्स से x डिवाइड हो गया dy बट्टा dx, और इधर क्या हो जाएगा c बट्टा x, क्योंकि लिमिट भी चल रही है तो बाहर क्या लग जाएगा, लिमिट x टेंस टू क्या होगा, अनंत। और इसका मान अपने को पता है कि c बट्टा x x टेंस टू जब अनंत रखूंगा तो इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया। तो और क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू अनंत y बट्टा x माइनस dy बट्टा dx बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब इस लिमिट को अंदर ले जाओ, लिमिट दोनों, ये भी फंक्शन ये भी फंक्शन, दोनों फंक्शन के अलग अलग लगा सकता हूं। तो लिमिट x टेंस टू अनंत y बट्टा x माइनस लिमिट x टेंस टू अनंत dy बट्टा dx लिख सकता हूं, इसको बराबर क्या है, 0। या इसको क्या लिख सकता हूं, या इसको क्या लिख सकता हूं कि लिमिट, इसको उधर भेज दूं पॉजिटिव, उधर वाले को पहले लिख लेता हूं, x टेंस टू अनंत dy बट्टा dx बराबर क्या आया, लिमिट x टेंस टू अनंत y बट्टा x। इसको समीकरण दे दिया 4। अब 2 और 4 देखो, तुलना करो कि लिमिट x टेंस टू अनंत dy बट्टा dx किसके बराबर है, m के बराबर है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, m। तो समीकरण 2/4 से लिमिट x टेंस टू अनंत y बटा x किसके बराबर हो गया, m के बराबर हो गया। और यही उस अनंत स्पर्शी के अस्तित्व के लिए उसकी क्या है, ढाल है।
उसकी ढाल है। तो अब अनंत स्पर्शी का जब अस्तित्व होगा तो उसकी जो ढाल होगी अनंत स्पर्शी की, वो ढाल क्या होगी, लिमिट x टेंस टू अनंत y बटा x, ये होगी किसके बराबर, m के बराबर। ये ढाल आपने को याद रखना है। और c क्या याद रखना है, c बराबर याद रखना है लिमिट x टेंस टू अनंत y माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स, वाई माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स, ये इसकी ढाल और ये इसका कांस्टेंट। तो अस्तित्व के लिए इनके मान क्या आने चाहिए, परिमित आने चाहिए। अगर ये मान परिमित नहीं है तो उस अनंत स्पर्शी का अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व के लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्त है, तो उसकी कंडीशन है कि y बराबर जैसे mx प्लस सी कर दिया, ये कह रहा है कि ये स्पर्शी है, और कौन सी स्पर्शी, अनंत स्पर्शी है। तो उसके लिए प्रतिबंध क्या होगा, किसके अनंत स्पर्शी है, y बराबर fx, ये कोई वक्र है उसके किसी बिंदु पर के अनंत स्पर्शी है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, शर्त ये होगी कि इसकी जो ढाल होगी लिमिट x टेंस टू अनंत y बटा x के बराबर होगी, और ये मान क्या आना चाहिए, परिमित आना चाहिए, फाइनाइट मान आना चाहिए, तभी उसका अस्तित्व होगा। किसका अस्तित्व होगा, उस अनंत स्पर्शी का अस्तित्व होगा। इसी प्रकार c का मान ये होता है। तो ये अनंत स्पर्शी के लिए क्या हो गए, इसके मान हो गए। अब ब्रैकेट में मैंने लिखा था कि ये जो अनंत स्पर्शी हैं y-x के समांतर नहीं है, y-x के समांतर नहीं है। अब y-x के समांतर क्यों नहीं है, क्योंकि y-x के समांतर लेते हैं तो उसकी ढाल क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। क्योंकि y-x के समांतर लेते हैं तो dy बटा dx क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, और अनंत होने के कारण इसकी ढाल अनंत होगी, तो ये परिमित नहीं है। तो इसका मतलब मैंने वहां ब्रैकेट में क्यों लिया, y-x के समांतर नहीं है, ये इस वजह से क्योंकि उसकी ढाल क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो उस स्थिति में हम इसको कैसे संबंध से प्रतिबंध इसका प्रतिबंध क्या बनता है वो देखते हैं। अब जब y-x के समांतर होती हैं कि अनंत स्पर्शी क्या हो, अनंत स्पर्शी ये y-x के समांतर हो, y-x के समांतर हो, तो उस स्थिति में हम उल्टा ले लेते हैं। उल्टा कैसे, कि सरल रेखा की समीकरण थी y माइनस वाई बराबर डी वाई बटा डी एक्स, x माइनस एक्स, तो इसका उल्टा ले लेते हैं, यानी कि क्या ले लेते हैं, y माइनस वाई डी एक्स बट्टा डी वाई बराबर x माइनस एक्स लिख सकता हूं। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई यहां से y डी एक्स बट्टा डी वाई, और ये x इधर आएगा प्लस x, और माइनस वाई डी एक्स बट्टा डी वाई, इस रूप में। ये क्या हो गया, m हो गया, और ये क्या हो गया, c हो गया। तो उल्टा लेके चलना पड़ेगा, x बराबर और उसमें y बराबर mx प्लस सी, या x बराबर रूप वाला चलेगा जब y x के समांतर होगी। तो अस्तित्व के लिए अपने को ये चीज़ आपने को थोड़ा ध्यान रखना है, ढाल जो होती है लिमिट x टेंस टू अनंत y बटा x, तो ये ढाल अपने को अस्तित्व के लिए काम आनी है। फिर आगे अनंत स्पर्शी कैसे निकाली जाती है, कैसे ज्ञात की जाती है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे उस पर डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं आगे। तो आगे हम अनंत स्पर्शी कैसे निकालते हैं, उससे हम देखते हैं कि अनंत स्पर्शी कैसे निकलती हैं, वो चीज़ देखते हैं। थोड़ा सा सबसे पहले इसका अनंत स्पर्शी निकालने का एक शॉर्ट मेथड भी देखेंगे, उस मेथड से हम ज़्यादातर क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले वो शॉर्ट मेथड जो है बना किससे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले। तो आज के वीडियो में थोड़ा इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान देना आपको विशेष तौर पे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी ध्यान देके अपने को पढ़ना है इसमें। फिर उसके बाद इसका शॉर्ट मेथड उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा, तो वो यूज अपने शॉर्ट मेथड ही होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि शॉर्ट मेथड जो बना है वो किससे बना है, कि एक बीजीय व्यंजक है, उस बीजीय व्यंजक का वक्र है जिसकी आपको अनंत स्पर्शी निकालनी है, और वो वक्र बीजीय वक्र क्या मान लेते हैं, f x, y है बराबर 0। बीजीय वक्र क्या है, f x, y बराबर 0 है, जो n कोटि का बीजीय वक्र है, बीजीय वक्र है, ठीक है, n कोटि का बीजीय वक्र है। और ये जनरल फॉर्म में बता रहे हैं, व्यापक में। तो व्यापक में हमने समघात समीकरण में देखा था
कि समघात समीकरण क्या थी कि एक ऐसी समीकरण जिसके प्रत्येक पद में, या समघात व्यंजक भी बोल सकते हैं, कि एक ऐसा व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग क्या हो, समान हो, वो समघात। और उसमें हमने देखा था उसकी घात n हो तो n घात का समघात फलन होता। लेकिन यहाँ पर n कोटि का बीजीय वक्र है तो ये समघात नहीं है, कितनी भी घात का हो सकता है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, इसी बीजीय व्यंजक को मैं समघात पदों में अलग अलग कर देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक दे दिया x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स वाई की घात 4 प्लस वाई एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आपको कहते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस सी, ये लिख के दे दे। ये एक कोई क्या है, बीजीय वक्र है एफ एक्स कोमा वाई बराबर ये, एफ एक्स बराबर ये, या एफ एक्स कोमा वाई बराबर ये बीजीय व्यंजक। इसको मैं क्या कर रहा हूं, आपको कह रहा हूं कि इसको आपको पृथक करना है। पृथक कैसे करना है? उन पदों को पृथक कीजिए जिन पदों में समघात हो, समान घात हो। तो यहाँ घात कितनी है? 3 2 5। सब वैसे ये देखा जाए तो ये कितने घात का बीजीय व्यंजक है? सबसे ज्यादा घात कितनी है? 3 और 2 5, यहाँ 3 और 1 4, यहाँ 1 और 4 5, 1 और 3 4 हो गई, यहाँ 4 हो गई, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 0। तो इसका मतलब ये जो बीजीय व्यंजक है वो 5 घात का ये क्या है, बीजीय व्यंजक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से आप उन पदों को पृथक कीजिए जो समघात के हैं, यानी कि पहले यहाँ कितने हैं, 5 घात, तो 5 घात वाले पदों को अलग कर दो, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और 5 घात का है क्या कोई, और 5 घात का ये पड़ा, तो प्लस एक्स वाई क्यूब, और क्या है, और देखते हैं यहाँ 4 हो गई, यहाँ 4 हो गई, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ तो 3 है, तो इतने ही है, इसको अलग कर दिया। फिर 5 घात के बाद 4 घात वाले अलग और कर दो, 4 घात वाले ये रहा एक्स वाई क्यूब प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस ये और पड़ा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर मैं 3 घात वाला अलग करता हूं, तो 3 घात वाला वाई एक्स वाई स्क्वायर एक ही है, फिर 2 घात वाला वाई एक्स है, फिर 1 घात वाला है ही नहीं तो सी। तो मैंने क्या कर दिया, इनमें जो समान घात वाले हैं पद उनको क्या कर दिया, पृथक पृथक कर दिया, पृथक पृथक। सबसे पहले टोटल कितने घात का था, 5 घात का था, तो पहले 5 घात का, फिर 4 घात का, फिर 3 घात का, फिर 2 का, फिर सिंगल घात, और फिर कांस्टेंट आ गया। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ करते हैं कि ये जो बीजीय व्यंजक है, n कोटि का बीजीय वक्र जो है या बीजीय व्यंजक जो है, उसमें से मैं इसको पृथक पृथक करके लिखता हूं। और पृथक प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, जो n घात का n समघात वाला हो तो उसको अलग लिखता हूं, तो उसको अलग कैसे लिख सकता हूं मैं, a0 y की घात n, पहले n घात वाले लिखता हूं, फिर प्लस a1 y की घात n-1 x। तो देखिए यहाँ घात कितनी n, यहाँ भी कितनी है n, प्लस a2 y की घात n-2 एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए घात कितनी है n-1 और एक ही है, n हो गई, n-2 और 2 वापस n हो गई, तो n घात का है, प्लस एंड सोन प्लस an x की घात n। ये देखिए ये मैंने एक पद लिखा है जिसमें घात कितनी है, n है। एक समघात का बीजीय व्यंजक इस प्रकार से अलग कर दिया जिसमें घात कितनी है n। तो ये जो बीजीय व्यंजक है n घात का समघात बीजीय व्यंजक अलग कर दिया। फिर अगला जो पद होगा वो n-1 का होगा, तो अगले में फिर प्लस लग के लिखे जाएगा n-1, तो n-1 एक घात कम हो जाएगी, तो यहाँ a0 a1 a2 a3 an कांस्टेंट ले लिए, वहाँ b1 b2 b3 ले लेते हैं। अब b1 एक घात इससे कम, तो y की घात n-1 प्लस b2 y की घात n-2 करेंगे, तो वापस घात n-1 बनाने के लिए एक x लिखना पड़ेगा, ताकि n-1 2 ये और प्लस ये 1 वापस n-1 बचेगा, प्लस b3 y की घात n-3 x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस लास्ट वाला क्या हो जाएगा, bn x की घात n-1। अब यहाँ कहीं वो दिमाग में आएगा कि a0 से स्टार्ट किया है, यहाँ b1 a1 फिर a2 फिर an आया, यहाँ b1 b2 से क्यों, b0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, b0 से इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि घात कितनी है, n-1 है, n-1 है, तो ये n-1 घात का क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो इसमें कुल पद कितने होंगे, एक
n-1 से एक ज़्यादा, यानी कि n पद होंगे, तो n पद के लिए b1 से लेकर bn तक डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ ये कितनी घात का बीज व्यंजक को अलग कर रहा है मैंने, n घात का, तो इसमें पद कितने होंगे, n+1। जितनी घात होती है उससे एक ज़्यादा रहता है, तो एक ज़्यादा रहता है, तो a1 से लेकर an तक तो कितने हुए, n ही हुए, इसलिए a0 भी लेना पड़ा। इसी प्रकार अगला जो होगा वो n-1 की बजाय n-2 घात का, तो y की घात n-2, ठीक है। तो इसके आगे क्या लेंगे वो भी देख लेंगे। फिर y की घात n-3, तो x लेना पड़ेगा, तभी वापस क्या होगा, n-2 होगा, प्लस एंड सोन लास्ट में cn x की घात n-2। देखो cn लिया है, n-2 है, तो पद कितने होंगे, n-1 होगा, तो n तक चलने हैं, तो n-1 होगा, तो पहला पद यानी c1 हटाना पड़ेगा c2 से, c2 c3 एंड सोन। ये c2 से n तक, 2 से n तक, 1 से n तक n पद हो गए, एक पीछे वाला हटा दिया तो n पद हो गए, क्योंकि n-2 में n-1 पद होंगे, तो n-1 ये इस तरह से, ये n-2 का हो गया। फिर n-3 घात वाला, फिर इस तरह चलता रहेगा, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में पहला जो पद होगा वो 1 घात का, और दूसरा पद क्या होगा, 0 घात का। तो पहला जो 1 घात का होगा उसमें 1 में y आएगा और 1 में क्या आएगा, x वाले में जैसे pn ले लिया, कि जैसे a1 a2 b1 b2 c1 c2, लास्ट में pn ले लिया, तो ये क्या होगा, pn-1 होगा, क्योंकि इसमें कितने पद होने चाहिए, 2 ही, तो pn और pn-1, क्योंकि एक x का होगा और एक y का। ये कितनी घात का है, 1 घात का। और फिर लास्ट में अचर होगा, अचर को qn मान लेता हूँ, बराबर क्या है, 0 है। इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। वैसे ये मैंने समझाने के लिए आपको इतना कुछ कर रहा हूँ कि अनंत स्पर्शिया क्या है, कैसे निकली जाती है, इसका शॉर्ट मेथड ही अपन उपयोग में लेंगे, ये उपयोग में नहीं लेंगे, लेकिन वो शॉर्ट मेथड बना कैसे वो देखते हैं। तो ये एक जो n कोटि का बीज वक्र था उसको मैंने क्या कर दिया, उसको पृथक पृथक समघात बीजीय व्यंजक के रूप में लिख दिया। समघात ये n घात का, ये n-1 का, ये n-2 का, ये 1 घात का, ये 0 घात का, इससे पहले 2 घात का, 3 घात का, 4 घात का, इस तरह से n-2 के बाद n-3 का, n-4 का। ये कितनी घात है यहाँ देखिए, n-3 नहीं है, n-3 के साथ एक ये जुड़ेगा, तब घात जो होती है किसी भी वक्र की, तो उसमें चर जो होते हैं, चरों की घातों का योग होता है। चर यहाँ y और x है, तो घातों का योग करूंगा तो n-3 पे प्लस 1 करेंगे तो n-2 होगा, तो ये n-2 घात का होगा। ये हो गया। अब इसमें क्या करता हूँ, इसको मैं किस रूप में लिखा जा सकता है, इसमें देखो x की पावर n कॉमन आ रही है, कॉमन आ तो नहीं रही, कॉमन ले रहा हूँ मैं, x की पावर n कॉमन लेऊंगा तो पीछे क्या बचेगा वो देखिए, तो x की पावर n जैसे कॉमन ली तो पीछे बचेगा a0 y बट्टा x की घात n, यही आएगा, इसके बट्टा में x की घात n, यानी कि x की घात n बाहर ले ली तो सब में x की घात n का भाग दे दो, प्लस अगला आएगा a1 y की घात n-1, और x भी है और बट्टा में x की घात n आएगी, तो a घात n से कम हो जाएगी, तो बट्टा में x की घात भी n-1 हो जाएगी, यानी कि y बट्टा x की घात n-1। फिर प्लस a2, यहाँ 2 घात कम हो जाएगी x की घात n से, तो x की घात n-2, और यहाँ भी n-2 है, तो y बट्टा x की घात n-2 प्लस एंड सोन, और लास्ट वाला टर्म क्या रहेगा, an, क्योंकि x की घात n का डिवाइड करेंगे, ये आएगा। अब ये चीज आई है, और अगले में इसमें क्या कॉमन आएगा, x की घात कॉमन आएगा नहीं, कॉमन हम लेंगे x की घात n-1 कॉमन लेंगे, तो x की घात n- कॉमन लेंगे, n-1 कॉमन लेंगे, तो ये इस रूप में होगा y बट्टा x की घात n-1, y बट्टा x की घात n-2, y बट्टा x की घात n-3, इस तरह से लास्ट में bn हो जाएगा। क्लियर। तो इस चीज को मैं क्या मान लेता हूँ, एक फंक्शन के रूप में मान लेता हूँ। मैंने पिछले जो वीडियो बताए थे पार्शियल डिफरेंशिएशन में, तो ये जो एक व्यंजक बना है वो किसका बना है, वो एक व्यंजक बना है y बट्टा x के पदों के रूप में, या y बट्टा x की घातों के रूप में एक व्यंजक बना है। और इस व्यंजक को मैं क्या मान लेता हूं, अन्य व्यंजक को, जैसे ये जो वक्र है fx, y है, तो इसको मैं फाई y बट्टा x मान लेता हूं, क्योंकि ये कितनी कोटि का व्यंजक है, n कोटि का है। देखिए घात कितनी है, n है, y बट्टा x की कोटि कितनी है, n है, और अगला कितना होगा, n-1 कोटि का होगा, अगला n-3 का, एंड सोन ऐसे चलता रहेगा। तो मैं अलग अलग स्टेप नहीं लेके इसको मैं एक साथ लिखता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, x की घात n, और इसको फाई
एन, फाई एन का मतलब है जो फाई व्यंजक होगा वो एन कोटि का होगा, फाई एन का मतलब। और किसका व्यंजक है, किसके पदों के रूप में है, वाई बटा एक्स के रूप में। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स की घात एन फाई एन वाई बटा एक्स। तो इसको मैं इस रूप में नहीं लिख के डायरेक्ट ये रूप ले लेता हूं। तो या इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है कि x की घात n फाई n y बटा x लिख सकता हूं। ये इसका काम हो गया, इसको इतने को सिर्फ इतना शॉर्ट में लिख दिया। फिर नेक्स्ट आगे प्लस, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या लेंगे, x की घात n माइनस वन। तो x की घात n माइनस वन कॉमन लेंगे तो ये y बटा x की घात कितने का बचेगा, n माइनस वन का बचेगा। तो ये फाई n माइनस वन y बटा एक्स, y बटा एक्स का ही रूप होगा, प्लस एंड सोन ये चलता रहेगा और बराबर क्या होगा, जीरो, क्योंकि बराबर क्या ले रखा है, जीरो। ये समीकरण नंबर होगी 2। थोड़ा ध्यान रखना, ये इस तरह से आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर, इस प्रकार से इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करता हूं, इस पूरे को समीकरण 2 को दोनों तरफ x की घात n से भाग देता हूं। समीकरण 2 में दोनों तरफ या दोनों पक्षों में x की घात n का भाग देने पर, तो x की घात n का भाग दूंगा तो यहां से कट जाएगा, क्या आएगा, फाई n y बटा एक्स प्लस x की घात n का भाग दूंगा, ऊपर n माइनस वन एक कम है तो नीचे एक घात बच जाएगी, यानी 1 बटा एक्स फाई n माइनस वन वाई बटा एक्स प्लस अगली टर्म चाहो तो लिखो तो लिख दो। अगली टर्म में क्या होगा, देखो अगली टर्म x की घात n माइनस टू की है, तो x की घात n माइनस टू है तो 1 बटा एक्स स्क्वायर बचेगा और फाई n माइनस टू वाई बटा एक्स होगा। यहां मैंने लिखी नहीं है लेकिन यहां लिख दी। तो इसी रूप में चलता रहेगा, प्लस एंड सोन बराबर क्या होगा, जीरो। ये समीकरण नंबर होगी 3। क्लियर, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब हमने देखा था कि अनंत स्पर्शी के लिए प्रतिबंध क्या होता है, कि प्रतिबंध होता है कि लिमिट x टेंड्स टू अनंत y बटा x किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है, m के बराबर होता है। प्रतिबंध क्या देखा था कि y बटा जो x होता है वो किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है। तो अनंत स्पर्शी के लिए हम करते हैं, क्या करते हैं कि दिए गए माना अभी तक तो ये वक्र का रूप बदला है हमने, माना दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी क्या है, अनंत स्पर्शी y बराबर mx प्लस c है। तो अतः इसका अनंत स्पर्शी के लिए प्रतिबंध क्या होता था, अनंत स्पर्शी के प्रतिबंध से, अनंत स्पर्शी के प्रतिबंध से क्या प्रतिबंध था कि m जो होता वो लिमिट x टेंड्स टू अनंत y बटा एक्स के बराबर होता था, और x टेंड्स टू क्या होता था, x टेंड्स टू अनंत, x टेंड्स टू क्या होता है, अनंत की ओर। तो x टेंड्स टू अनंत होता है और m का मान जो होता है लिमिट x टेंड्स टू अनंत होता है y बटा एक्स, और c का मान जो होता है वो अपने को पता ही है। तो अतः समीकरण कौन सी से, 3 से, अतः समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, देखिए x टेंड्स टू अनंत है, m बराबर लिमिट x टेंड्स टू अनंत y बटा एक्स है, ये अपने को पता है। ये अनंत स्पर्शी के प्रतिबंध से कि y बराबर mx प्लस c उसकी क्या है, अनंत स्पर्शी, ये मान ली हमने कि ये वक्र है, इसकी अनंत स्पर्शी है y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर mx प्लस c का प्रतिबंध ये होता है कि m जो होता है y बटा एक्स लिमिट x टेंड्स टू अनंत होता है, x टेंड्स टू अनंत। तो इसमें मैं लिमिट यूज ले रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू अनंत। इस समीकरण 3 में लिमिट x टेंड्स टू अनंत यूज ले रहा हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू अनंत लिखूंगा तो ये फाई n और लिमिट अंदर ले जाई, लिमिट x टेंड्स टू अनंत y बटा एक्स किसके बराबर, m के बराबर। तो फाई n m प्लस लिमिट x टेंड्स टू अनंत जब यूज करूंगा तो 1 बटा अनंत क्या हो गया, 0, और ये तो क्या रहेगा, फाई n माइनस वन m प्लस 1 बटा 0, 1 बटा अनंत 0 हो जाएगा, यानी अगली टर्म सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कुल मिला के प्लस आगे 0 प्लस एंड सोन बराबर क्या हुआ, 0, या इसको लिख सकता हूं फाई n m बराबर क्या हुआ, 0। समीकरण नंबर होगी
4, 3 और 4। अब देखिए फाई एन है क्या चीज, एक्चुअल में फाई एन का अर्थ क्या है वो देखो। अब यहां से किसकी इक्वेशन बनी है, यहां से जो इक्वेशन 4 दी लिखी हमने कि इक्वेशन 4 बनी है कि फाई एन एम बराबर है 0, ये 4 है, ठीक है। अब फाई एन का मतलब है ये जो एन कोटि का एक बीजीय व्यंजक है जिसमें m चर हो गया। पहले क्या था y बटा एक्स, यहां लिखा हुआ था इससे पहले कि फाई n का मतलब क्या है, ये जो फाई n है n कोटि का y बटा एक्स में क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, और बीजीय व्यंजक के बराबर में 0 लग जाए तो वो समीकरण बच जाएगी, बीजीय समीकरण है। तो यहां फाई n का अर्थ क्या हुआ कि n कोटि का m के पदों में बीजीय व्यंजक है। तो इसका अर्थ क्या है, फाई n का मतलब है यहां फाई एन एम बराबर 0 में 0 का अर्थ क्या है, अर्थ है कि फाई एन एम बराबर 0 एन कोटि की m में समीकरण है। अतः m के n मान होंगे, m के कितने मान होंगे, यानी कि कोई भी समीकरण में जितनी कोटि होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, मूल होते हैं। यहां चर कौन काम आएगा, m काम आएगा। तो n कोटि की m में समीकरण है, m क्या है, चर, तो इसमें m के कितने मान होंगे, n मान होंगे। जितनी कोटि होती है उतने ही उसके मूल होते हैं। तो कोटि n है तो m के कितने मान होंगे, n होंगे, n मान होंगे। अब वो n मान जो परिमित तथा अपरिमित हो सकते हैं, सीमित बराबर भी हो सकते हैं। जो सीमित कोमा बराबर परिमित होंगे। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समीकरण 4 होगी। अब क्या कर देते हैं, ये जो m के मान यहां से अपने को निकले गए, देखिए समीकरण अनंत स्पर्शी की समीकरण क्या है, y बराबर mx प्लस सी। m का मान तो इस इक्वेशन से निकल जाएगा, m के मान जितनी कोटि होती उतने ही मान निकल जाएंगे, m के मान यहां निकल जाएंगे। अब बचा c का मान कैसे निकले, तो c का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम वापस समीकरण कौन सी को लेते हैं, 3 को यूज लेते हैं। वापस समीकरण 3 को यूज लेते हैं। अब c का मान कैसे निकलेगा वो चीज हम यहां देखने वाले हैं। तो वापस समीकरण 3 को यूज लेते हैं, 3 में क्या करना है वो देखते हैं। तो अब वापस समीकरण 3 का अवकलन करने पर, समीकरण 3 का अवकलन करने पर, c का मान निकालने के लिए हम कर रहे हैं ये, अवकलन करने पर, अवकलन कीजिए फाई एन वाई बटा एक्स, तो फाई का फाई डेस, तो फाई डेस एन वाई बटा एक्स। अब देखिए y बटा एक्स का भी अवकलन होगा, y बटा एक्स का भी अवकलन होगा, यहाँ भी y बटा एक्स है, यहाँ भी y बटा एक्स है, तो इन सब का अवकलन होगा। तो उस y बटा एक्स वाले अवकलन को मैं क्या लिख दूंगा, कॉमन लेके लिख दूंगा, ठीक है, प्लस 1 बटा एक्स। अब यहाँ u इंटू वी भी लगेगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, u को वैसे लिख देता हूँ v का अवकलन, तो इसका फाई का फाई डेस n माइनस 1 y बटा एक्स। फिर y बटा एक्स का होगा वो आगे कॉमन आएगा, वो आगे क्या आएगा, कॉमन आएगा, प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। अब 1 बटा एक्स स्क्वायर का आगे भी अवकलन होगा, लेकिन मैं इसका अवकलन कर नहीं रहा हूं, पहले v का कर रहा हूं, u का आगे कर लेंगे अपन। फाई डेस n माइनस 2 y बटा एक्स, और y बटा एक्स का भी अवकलन होगा, प्लस डेस डेस डेस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी y बटा एक्स का अवकलन होगा, यहाँ भी y बटा एक्स का अवकलन, यहाँ भी y बटा एक्स का अवकलन। उस y बटा एक्स का अवकलन यहाँ लिखूंगा, यहाँ भी लिखूंगा, यहाँ भी लिखूंगा, आगे वाले पदों में भी लिखूंगा। तो वो अलग अलग नए लिख के मैं क्या कर लेता हूँ, इन सब पदों में से उसको कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन ले लेते हैं y बटा एक्स का अवकलन। तो y बटा एक्स का अवकलन क्या हो गया, बट्टा में x है तो x का स्क्वायर, y वैसे के वैसे x का 1 माइनस x वैसे के वैसे y का dy बटा dx। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गए। अब देखो पूरी इक्वेशन का अभी भी अवकलन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा है कि यहाँ 2 फंक्शन आ गए, एक 1 बटा एक्स भी आ गया
और एक फंक्शन ये आ गया। इसका तो मैंने अवकलन करके यहाँ लिख दिया, इसका अवकलन करके और साथ में y बटा x का भी अवकलन हो गया, लिख दिया। लेकिन 1 बटा x का अवकलन कहाँ हुआ? इसमें तो एक पद था तो कोई दिक्कत नहीं है, u वाला लगा, u इंटू वी नहीं लगा, तो u इंटू वी भी लगेगा, इसमें भी u इंटू वी लगेगा। तो यहाँ जब हमने v का अवकलन करके लिख दिया तो u का अवकलन वाला पद अभी लिखा नहीं, तो उस पद को भी मैं क्या कर देता हूँ, 1 बटा x फाई n माइनस 1 y बटा x में से u का जब अवकलन करेंगे 1 बटा x का करेंगे तो क्या होगा, माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, और ये एज इट इज आएगा v। क्लियर? यानी कि जब हमने इसका u का अवकलन किया तो v का अवकलन किया तो u वैसे के वैसे लिखा, अब की बार u का अवकलन कर दिया, v वैसे के वैसे लिख दिया, इसमें हो गया। इसी प्रकार 1 बटा एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर भी एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहां से फाई n माइनस 2 वाई बटा एक्स माइनस एंड सोन, ये चलता रहेगा, और बराबर सामने क्या है, 0, बराबर सामने क्या है, 0। ये समीकरण 3 तक हमने काम कर लिया। देखिए ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं ताकि अपने y बराबर एम एक्स प्लस सी में जो m का मान निकाल चुके हैं फॉर इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 से m का मान निकल जाएगा, इक्वेशन 4 से क्या निकल जाएगा, m का मान निकल जाएगा, लेकिन अपने c का मान नहीं निकला। c का मान निकालने के लिए आगे हमने क्या किया, समीकरण 3 जो थी उसका अवकलन कर दिया। अब क्या करता हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए बट्टा में क्या है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ बट्टा में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये सारे, तो इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, इक्वेशन चाहे तो इसको मान लो 5, समीकरण 5 को x से गुणा कर देता हूं, समीकरण 5 को एक्स स्क्वायर से, बट्टा में सबके क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यानी एक्स स्क्वायर कम से कम है, एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर देखिए ये वाला जितना यहां तक पद है वो सारा इसके गुणा में है, तो इसको एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यानी ये एज इट इज आएगा, 5 डेज n y बटा एक्स प्लस 1 बटा एक्स 5 डेज n माइनस 1 y बटा एक्स प्लस ये भी रहेगा एंड सोन करके, क्योंकि आगे टर्म और भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ये बटा में एक्स स्क्वायर ये तो कट जाएगा, पीछे क्या बचा, y माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। अब अगली टर्म जब इसको एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो इसको भी पूरे को गुणा होगी, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, सीधा फाई n माइनस 1 वाई बटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो माइनस 2 बटा एक्स तो बचेगा ही बचेगा, वाई बटा एक्स माइनस एंड सोन बराबर क्या है, 0। ये समीकरण नंबर लिख दी मैंने 6। अब अनंत स्पर्शी के हिसाब से लिमिट एक्स टेंस टू क्या यूज करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू अनंत तथा लिमिट एक्स टेंस टू अनंत वाई बटा एक्स किसके बराबर हो गया, m के बराबर, ये रखने पर, ये क्या करने पर, रखने पर, तो ये लिमिट यूज करूंगा, या लिमिट एक्स टेंस टू अनंत वाई बटा एक्स बराबर क्या है, m, तो ये जब यूज करूंगा एक्स टेंस टू अनंत तो यहां से क्या बन जाएगा, 5 डेज n m हो गया, प्लस देखो 1 बटा एक्स और ये 5 डेज n माइनस 1 ये तो m हो जाएगा, 1 बटा एक्स की वजह से ये 1 बटा अनंत क्या हो गया, 0, प्लस एंड क्योंकि 1 बटा एक्स होगा अगले में 1 बटा एक्स स्क्वायर, एक्स की बढ़ती हुई घाते होगी बटा में, तो ये डेज डेज 0, ठीक है। अब यहां भी लिमिट n टेंस टू क्या होगा, x टेंस टू अनंत होगा, और ये किसका मान है, देखिए अभी हमने जब प्रतिबंध की बात की कि लिमिट x टेंस टू अनंत y बटा x किसके बराबर है, m के बराबर है, लेकिन c का मान भी हमने देखा था, c का मान भी देखा था, तो c का मान क्या था वो हम देखते हैं। c का मान जो था वो भी हमने देखा था, c जो था वो किसके बराबर था, c जो है y माइनस इस प्रकार से था, ये c के बराबर था, ये किसके बराबर था, c के बराबर भी था, तो ये c है क्या ये देखते हैं। एक्चुअल में c यहाँ पे देखिए y बटा x था, तो y बटा x का अवकलन एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स, तो ये किसके बराबर हो गया, c के बराबर, ये क्या हो गया, c हो गया। थोड़ा सा देखते हैं इसमें c था या माइनस c, एक्चुअल में
जब हमने x के सापेक्ष अवकलन किया है तो y बटा एक्स स्क्वायर का बट्टा में क्या हो गया, ये वापस टर्म देखते हैं, ये देखिए y बटा एक्स का जब हमने अवकलन किया है तो बट्टा में एक्स स्क्वायर उल्टा लिख दिया। यहाँ देखिए थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ उल्टा हो गया। कैसे हो गया, ये हमने गलती कर दी कि y बटा एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, बट्टा में एक्स स्क्वायर है, v का स्क्वायर, v वैसे के वैसे, अब u का अवकलन तो dy बटा dx माइनस अब u वैसे के वैसे और x का अवकलन 1। तो ये चीज़ बन रही थी, यहाँ क्या हो गया, ये करेक्शन हो गया थोड़ा सा, x dy बटा dx माइनस y आएगा, ठीक है। तो x, और हमने ये भी देखा था कि जो c का मान था लिमिट x टेंड्स टू अनंत, c का मान क्या था, c का मान था कि y माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर c था, ये c था, ठीक है। तो ये c है, तो यहाँ से थोड़ा सा फर्क है इसमें और इसमें। क्या है, देखो लिमिट x टेंड्स टू अनंत यूज हमने ले ली इसमें, तो इसका मान हमने लिख लिया। जब इसका मान लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू अनंत होगा तो यहाँ y माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स है, जबकि यहाँ x डी वाई बटा डी एक्स माइनस वाई है, यानी माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस c के बराबर है। तो यहाँ c के बराबर नहीं, ये क्या है, माइनस c है, क्या है, माइनस c है। फिर माइनस यहाँ तक काम हो गया, फिर माइनस यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू अनंत लेऊंगा तो 1/x तो है नहीं, तो ये फाई n माइनस 1 और ये क्या हो गया m, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और माइनस 2/x, तो 2/x करेंगे तो बट्टा में लिमिट x टेंड्स टू अनंत होगी तो ये 0 होगा। अगले भी x के टर्म्स होगी, बट्टा में x स्क्वायर के रूप में आएगा तो वो भी 0 होता जाएगा। तो अगली नेक्स्ट टर्म क्या होगी, माइनस डैश डैश 0 सब में बराबर क्या है 0। अब इसको सोल्व करते हैं तो 0 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइव डैश एन एम और ये क्या है माइनस c, माइनस फाइव n माइनस 1 m बराबर 0। तो यहाँ से फाइव डैश एन एम इंटू सी, तो c आगे लिख लेता हूँ, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये प्लस हो गया, फाइव n माइनस 1 m बराबर 0, माइनस कॉमन आके 0 में चला गया। तो ये समीकरण नंबर होगी कौन सी, 7। अब देखिए जरा समीकरण 7, या 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कैसे, आगे थोड़ा सा और है, लंबा ज़्यादा हो गया, मेरे को पता है ये ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ छोटी सी चीज़ थी, थोड़ी समझनी जरूरी थी। तो इक्वेशन क्या बनी है, c फाइव डैश एन एम प्लस फाइव n माइनस 1 m बराबर 0। तो यहाँ से c बराबर क्या आया, c बराबर देखिए ये उधर जाएगा माइनस फाइव n माइनस 1 m बट्टा, ये बट्टा में आ जाएगा फाइव डैश एन एम, ये यहाँ से क्या मान आएगा, c का मान आएगा। ये चाहो तो समीकरण नंबर दे दो 8। देखिए जरा यहाँ से किसके मान आए, m के, m बराबर m1 m2 एंड सोन, जितने घात होगी उतने मान आएंगे, n घात का है तो mn तक n मान आएंगे, ठीक है। और वो मान यहाँ पर 5n माइनस 1 m में हम पुट करेंगे, m की जगह m1 रखेंगे, m2 रखेंगे, m3 रखेंगे तो c1 c2 c3 प्राप्त हो जाएंगे। और तब लास्ट में अनंत स्पर्शी क्या बनेगी, अनंत स्पर्शी हमारे बनेगी y बराबर mx प्लस c। m का मान m1 होगा तो यहाँ c1 होगा, m2 होगा तो c2 होगा, m3 होगा तो c3 होगा। इस प्रकार से आपके क्या आएगी, अनंत स्पर्शी की समीकरणें आएगी। अब इसी चीज को हम देखेंगे, इसका शॉर्ट मेथड क्या है, कैसे इसको सोल्व किया जाएगा वो हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इसको रिपीट करना, एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा जरूर देखना इसको कि किस प्रकार से हमने अनंत स्पर्शी की समीकरण निकालने के लिए m और c के मान ज्ञात करने हैं। तो c का मान ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, n के मान ये रखना है। यहाँ एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि फाई n का मतलब है n कोटि का व्यंजक, किसके पदों में, m के पदों में। n का मतलब है n कोटि का व्यंजक, और उसमें घातें क्या होनी, सबकी n होनी चाहिए, सबकी n घात या n कोटि का समघात व्यंजक हो गया। n-1 का अर्थ क्या हुआ, यहाँ n-1 है,
n-1 का अर्थ है कि वे वाले पद व्यंजक में से जिनकी कोटि n-1 हो, उसका जो व्यंजक होगा वो फाई n-1m होगा। यहाँ डैश कर रखा है, इसका मतलब फाई nm इसका अवकलन। अब क्लियर बात यह है कि जब हम इसका मान निकालेंगे तो ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। उसके बारे में भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।